हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कृतिका भाग 2 यानी कि कृतिका पाठ्य पुस्तक, जो कि कक्षा 10 के लिए लगी हुई है और हमारे केवीएस टीजीटी हिंदी एग्ज़ाम के सिलेबस में भी है और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल 5 पाठ हैं, तो हम लोग उसी पांचों पाठों को देखेंगे और उसमें से महत्वपूर्ण पैराग्राफ को भी देखेंगे, जिसमें से कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछेंगे। आपसे पंक्तियाँ देकर ये पूछ सकता है कि ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं अथवा इस पंक्तियाँ के लेखक या फिर रचनाकार कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पाठ है माता का आंचल और इस पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। ये माता का आंचल उनकी एक औपन्यासिक कृति है। पहले हम लोग शिवपूजन सहाय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर इस पाठ को भी देखेंगे, इससे महत्वपूर्ण पैराग्राफ को भी देखेंगे जिससे कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शिवपूजन सहाय जो है, इनका जन्म 1893 में उनवास, एक गांव का नाम है जो कि भोजपुर ज़िले में पड़ता है बिहार में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था भोलानाथ। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। मुख्य रूप से देखा जाए तो शिवपूजन सहाय जो हैं वो गद्य के लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष। और इनकी रचनाओं में हमें लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग जो है सहज ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो माता का आंचल है, यह भी देहाती दुनिया से लिया गया एक भाग ही है। इस पाठ के जो मुख्य प्रसंग हैं वह हैं बालकों के खेल, कौतूहल, पिता का दुलार, लोकगीत और माँ की ममता। तो चलिए इस कहानी से हम लोग कुछ पैराग्राफ देख लेते हैं, जिससे हमें महत्वपूर्ण पंक्तियाँ मिल जाएंगी और कुछ पात्रों के नाम भी पता चलेंगे। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रवाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते, तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे गालों, कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे।
तो फ्रेंड्स, इससे आपको इस पाठ का थोड़ा सा अंदाज़ा मिल गया होगा और कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफ भी हमने देखे। अगर परीक्षा में ये पंक्तियाँ आपसे पूछी जाएं कि ये किस पाठ की हैं, तो ये माता का आंचल इस पाठ से हैं और इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। आइए अब दूसरा पाठ देखते हैं। दूसरा पाठ का नाम है जार्ज पंचम की नाक और इसके लेखक हैं कमलेश्वर। पहले हम लोग कमलेश्वर के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद इस पाठ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो कमलेश्वर जी का जो जन्म है वो 1932 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में हुआ। जार्ज पंचम की नाक ये कहानी है और कमलेश्वर को नई कहानी आंदोलन के अगुवा के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं राजा निर्बंसिया, जिंदा मुर्दे, 16 छतों वाला घर, ये इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। उपन्यास की बात करें तो आगामी अतीत, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, डाक बंगला, ये इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। अब आइए इस कहानी को थोड़ा देख लेते हैं। जार्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आईं। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जार्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जार्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जार्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जार्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जार्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो,
एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, महत्वपूर्ण पैराग्राफ को हमने देख लिया है। अब हम लोग चलते हैं अगले पाठ की तरफ, पाठ संख्या 3। इसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। ये एक यात्रा वृत्तांत है जो कि मधु कांकरिया के द्वारा लिखा गया है। तो पहले हम लोग मधु कांकरिया जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे पत्ताखोर, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु। इनकी रचनाओं में हमें विचार और संवेदनाओं की नवीनता देखने को मिलती है। यहाँ पे जो साना साना हाथ जोड़िए, इस पाठ में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। चलिए हम लोग इसका भी एक दो पैराग्राफ देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अगले चैप्टर पे। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्तर पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अंतर्दृयता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंघा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंघा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंघा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितने नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खेबमसन ने लेप्चाओं के सोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं।
क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी, लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। तो ये कुछ अंश था साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ का, जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया। अब चलिए देखते हैं इस कृतिका भाग 2 पाठ्यपुस्तक का पाठ संख्या 4। इसका नाम है यही ठैया झुलनी हुरानी हो रामा। ये जो है वह शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, ये इनकी औपन्यासिक कृति है। शिव प्रसाद मिश्र का जन्म 1911 में काशी में हुआ था। बहती गंगा, सुचिताज, ताल तलैया, गजलिका, परीक्षा पचीसी, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। शिव प्रसाद मिश्र काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी रहे हैं। ये जो पाठ है जिसका नाम है यही ठैया झुलनी हुरानी हो रामा, इसमें यथार्थ और आदर्श, दंत कथा और इतिहास, मानव मन की कमजोरियों और उदारताओं की अभिव्यक्ति की गई है। आइए इस पाठ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अंश को देखते हैं। महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट, कच्छ बांधे दुलारी दनादन दंड लगाती जा रही थी। उसके शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदों से भूमि पर पसीने का पुतला बन गया था। कसरत समाप्त करके उसने 4 खाने के अंगोछे से अपना बदन पोंछा, बंधा हुआ जूड़ा खोलकर सिर का पसीना सुखाया और तत्पश्चात आदमकद आईने के सामने खड़ी होकर पहलवानों की तरह गर्व से अपने भुजदंडों पर मुग्ध दृष्टि फेरते हुए प्याज के टुकड़े और हरी मिर्च के साथ उसने कटोरी में भिगोए हुए चने चबाने आरंभ किए। उसका चनक चरवड़ पर्व अभी समाप्त न हो पाया था कि किसी ने बाहर बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दुलारी ने जल्दी जल्दी कच्छ खोलकर बाकायदे धोती पहनी, केस समेटकर करीने से बांध लिए और तब दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल से कोई चीज़ दबाए दरवाजे के बाहर टुन्नू खड़ा था। उसकी दृष्टि शर्मीली थी और उसके पतले होठों पर झेप भरी फीकी मुस्कुराहट थी। विलोल आंखें टुन्नू की आंखों से मिलाती हुई दुलारी बोली, तुम फिर यहाँ टुन्नू? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। टुन्नू की मुस्कुराहट उसके होठों में ही विलीन हो गई। उसने गिरे मन से उत्तर दिया, साल भर का त्यौहार था, इसलिए मैंने सोचा कि। कहते हुए उसने बगल से बंडल निकाला और उसे दुलारी के हाथों में दे दिया। दुलारी बंडल लेकर देखने लगी। उसमें खद्दर की एक साड़ी लपेटी हुई थी। टुन्नू ने कहा, यह खास गांधी आश्रम की बिनी है, लेकिन इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो? दुलारी ने कड़े स्वर से पूछा। टुन्नू का सिर बदन और भी सूख गया। उसने सूखे गले से कहा, मैंने बताया न कि होली का त्यौहार था। टुन्नू की बात काटते हुए दुलारी चिल्लाई, होली का त्यौहार था तो तुम यहाँ क्यों आए? जलने के लिए? क्या तुम्हें कहीं और चिता नहीं मिली जो मेरे पास दौड़े चले आए? तुम मेरे मालिक हो या बेटे हो या भाई हो? कौन हो? खैरियत चाहते हो तो अपना यह कफन लेकर यहाँ से सीधे चले जाओ। और उसने उपेक्षापूर्वक धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। टुन्नू की काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में अपमान के कारण आंसू भर आए। उसने सिर झुकाए हुए आर्द्र कंठ से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता तो हूँ नहीं। देखो, पत्थर की देवी तक अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट नहीं ठुकराती। तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। हाड़ मांस की बनी हूँ तभी तो, दुलारी ने कहा। टुन्नू ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से कज्जल मलिन आंसुओं की बूंदें नीचे सामने पड़ी धोती पर टप टप टपक रही थी। दुलारी कहती गई। टुन्नू पाषाण प्रतिमा बना हुआ दुलारी का भाषण सुनता जा रहा था। उसने इतना ही कहा, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। और कोठरी से बाहर निकल वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। दुलारी भी खड़ी खड़ी उसे देखती रही। उसकी भौं अब भी वक्र थी, परंतु नेत्रों में कौतुक और कठोरता का स्थान करुणा की कोमलता ने ग्रहण कर लिया था। उसने भूमि पर पड़ी धोती उठाई। उस पर काजल से सने आंसुओं के धब्बे पड़ गए थे। उसने एक बार गली में जाते हुए टुन्नू की ओर देखा और फिर उस स्वच्छ धोती पर पड़े धब्बों को वह बार बार चूमने लगी। तो फ्रेंड्स, ये था चौथे पाठ से, जो कि यही ठैया झुलनी हुरानी हो रामा, इस पाठ से लिए गए थे कुछ महत्वपूर्ण अंश, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद मिश्र रुद्र। अब चलिए हम लोग इस पाठ्य पुस्तक जो कृतिका है इसका लास्ट पाठ देखते हैं, पाठ संख्या 5। इस पाठ का नाम है मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ संख्या 5, और इसके लेखक हैं अज्ञेय। अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया ये निबंध है। अज्ञेय जी का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश में हुआ।
इनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं भग्नदूत, चिंता, इंद्रधनु रौंदे हुए थे, अरि ओ करुणा प्रभा में। ये इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उपन्यास की बात करें तो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में विपथगा, शरणार्थी और जयदोल, ये इनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। अब आइए इस निबंध की बात करते हैं। तो इस निबंध में बताया है कि रचनाकार की भीतरी व्यवस्था ही उसे लेखन के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। तो यह पाठ जो है वह बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। तो आइए हम लोग इस पाठ को पूरा अध्ययन करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं ही है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता है। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है। लिखकर ही लेखक उस आभ्यंतर व्यवस्था को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिखकर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है। सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। यह कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म न बज जाए। इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिससे भौतिक यथार्थ के साथ उसका संबंध बना रहे। मुझे इस सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाली तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठ जाता हूं अपने आप ही, पर अलार्म भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। यह भीतरी व्यवस्था क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है। क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है। यह इसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय में हुई। अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ। रेडियम धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। फिर जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का भी विवरण पढ़ता रहा। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। इसीलिए कविता मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूँ युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियाँ मार देते थे, जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमड़ी थी उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। जापान जाने का अवसर मिला तब हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है।
कम से कम कृतिकार के लिए। अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आँखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है। तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है। विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और उस विस्फोट से बिखरे हुए रेडियम धर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी। जो आसपास से आगे बढ़ गईं, उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया। जो उस व्यक्ति पर अटकी, उन्होंने उसे भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई। उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा। अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और डूब गया। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भुगता बन गया। इसी में से वह विवशता जागी। भीतर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उससे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे। यह कविता अच्छी है या बुरी, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे निकट वह सच है, क्योंकि वह अनुभूति प्रसूत है। यही मेरे निकट महत्व की बात है। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा चैप्टर मैं क्यों लिखता हूँ, जो कि अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। इस वीडियो में हम लोगों ने कृतिका भाग के संपूर्ण 5 पाठ का विश्लेषण कर लिया। लेखकों के जीवन परिचय को भी संक्षिप्त में देख लिया, जिससे कि केवीएस टीजीटी एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बनते थे लगभग हमने उन सभी को देख लिया, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।